हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीम विशाल एजुकेशन पर। आज की इस वीडियो में हम राष्ट्रपति से संबंधित टॉप 50 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। और ये वीडियो पार्ट 3 है, जिसमें प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल किए गए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। इसलिए वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हर प्रश्न आपके एग्जाम में काम आ सकता है। अगर आपने वीडियो का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में उन दोनों का लिंक मिल जाएगा। आप वहां से उन दोनों वीडियो को देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों को जारी करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन सी, ये राष्ट्रपति के पास है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता और ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती जाती हैं जिनमें तुरंत कानून बनाने की आवश्यकता होती है, तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अध्यादेश की शक्ति और प्रभाव संसद द्वारा बनाए गए कानून के समान होता है, लेकिन संसद का सत्र शुरू होने के बाद अध्यादेश को निर्धारित समय के भीतर संसद की मंजूरी प्राप्त करनी होती है। और इस प्रश्न को दोस्तों याद करने की ट्रिक हो जाएगी 1 2 3 इजिकल टू अध्यादेश राष्ट्रपति, या फिर 1 2 3 ऑडियंस बाई प्रेसिडेंट जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि राष्ट्रपति किसी स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन सी, सदन के अधिवेशन न रहने की स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जो है वो जारी कर सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के अनुसार जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए जिसमें तुरंत कानून बनाने की आवश्यकता हो, तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ध्यान रखिए, अध्यादेश जारी करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों का सत्र में न होना आवश्यक नहीं है। यदि संसद तत्काल कानून नहीं बना सकती तब यह शक्ति प्रयोग की जा सकती है। और ट्रिक हो जाएगी इस प्रश्न को याद करने की, संसद बंद अध्यादेश चालू। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन बी, 6 सप्ताह। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के पुनः सत्र शुरू होने के बाद 6 सप्ताह तक प्रभावी रहता है। यदि इस अवधि के भीतर संसद के दोनों सदन अध्यादेश को मंजूरी दे देते हैं तो वह कानून बन जाता है, लेकिन यदि मंजूरी नहीं मिलती तो 6 सप्ताह पूरे होने पर अध्यादेश स्वतः समाप्त हो जाता है। और याद करने की ट्रिक हो जाएगी इस प्रश्न की, अध्यादेश की संसद में उम्र इक्वल टू 6 सप्ताह। राष्ट्रपति अपनी क्षमादान शक्ति का प्रयोग निम्न में से किस प्रकार के दंड के मामले में कर सकता है? राइट आंसर है इस प्रश्न का, यानी उपरोक्त सभी। मृत्यु दंड, सैनिक अदालत द्वारा दिए गए दंड, ऐसे मामलों में दिए गए दंड पर जो संघीय कार्यपालिका के क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आते हों, यानी ये ऑप्शन डी उपयुक्त सभी इस प्रश्न का राइट आंसर है। भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है? पूर्ण निषेध, निलंबन निषेध, पॉकेट निषेध, या फिर ये सभी? तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन डी, ये सभी। भारत के राष्ट्रपति के जिस एकमात्र मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वह क्या था? हिंदू कोड बिल, पेप्सू विनियोग विधेयक, भारतीय डाकघर अधिनियम, या फिर दहेज प्रतिषेधक विधेयक? राइट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन सी, भारतीय डाकघर अधिनियम।
भारत में पॉकेट वीटो का सबसे प्रसिद्ध और लगभग एकमात्र उदाहरण राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह द्वारा भारतीय डाकघर विधेयक 1986 के मामले में देखने को मिलता है। उन्होंने इस विधेयक पर ना तो अपनी स्वीकृति दी, ना ही इसे वापस भेजा। उन्होंने इसे अपने पास लंबित रखा, जिसे पॉकेट वीटो कहा जाता है। और इस प्रश्न की ट्रिक हो जाएगी, डाकघर विधेयक इज इक्वल टू पॉकेट वीटो। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा का अध्यक्ष, मंत्रिपरिषद या फिर प्रधानमंत्री का कैबिनेट। राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। यदि किसी कारण से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध ना हो, तो ऐसी स्थिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करते हैं। यदि मुख्य न्यायाधीश भी उपलब्ध ना हो, तो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश यह कार्य करते हैं। और इस प्रश्न को याद करने की ट्रिक हो जाएगी, राष्ट्रपति नहीं, उपराष्ट्रपति नहीं, इज इक्वल टू CJI सही। लोकसभा द्वारा पारित विधेयक यदि राष्ट्रपति लोकसभा को पुनर्विचार के लिए लौटाता है और लोकसभा उसे पूर्ववत पास करके राष्ट्रपति के पास भेज देती है, तो राष्ट्रपति विधेयक को पुनः लौटा सकता है, पुनः स्पष्टीकरण मांग सकता है, अनुमति देगा या फिर सुप्रीम कोर्ट की अनुमति लेगा। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन सी, अनुमति देगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 के अनुसार राष्ट्रपति किसी साधारण विधेयक को एक बार पुनर्विचार के लिए संसद को लौटा सकते हैं, लेकिन यदि संसद उस विधेयक को पुनः पारित करके राष्ट्रपति के पास भेज देती है, तो राष्ट्रपति उसे दूसरी बार वापस नहीं भेज सकते। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देना अनिवार्य होता है। और याद करने की ट्रिक हो जाएगी इस प्रश्न को, एक बार लौटाओ, दूसरी बार मंजूर कराओ। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? विधायी अधिकार, प्रशासनिक अधिकार, न्यायिक अधिकार या फिर वैयक्तिक? राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन ए, विधायी अधिकार। भारतीय संविधान अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। अध्यादेश का प्रभाव संसद द्वारा बनाए गए कानून के समान होता है, क्योंकि अध्यादेश कानून निर्माण से संबंधित है, इसलिए इसे राष्ट्रपति की विधायी शक्ति माना जाता है। और याद करने की ट्रिक हो जाएगी दोस्तों इस प्रश्न की, अध्यादेश इज इक्वल टू कानून इज इक्वल टू विधायी शक्ति। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश लाए जाने की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, राष्ट्रपति द्वारा इसे कभी वापस नहीं लिया जा सकता। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? लोकसभा, राज्यों की विधान परिषदें, राज्यों की विधानसभाएं या फिर राज्यसभा? राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन सी, राज्यों की विधानसभाएं। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है तब केवल संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा भाग लेते हैं और राज्यों की विधानसभाओं की इसमें कोई भूमिका नहीं होती। इसलिए राज्यों की विधानसभाएं राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग हैं, लेकिन महाभियोग का प्रक्रिया का भाग नहीं। ट्रिक हो जाएगी इसकी, इलेक्शन इज इक्वल टू पार्लियामेंट प्लस स्टेट असेंबलीज। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? राइट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन बी, पढ़ा लिखा हो, यानी
राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? ये पढ़ा लिखा हो, बाकी ये सब सही हो जाएगा। आयु 35 वर्ष हो, संसद चुने चुने जाने की योग्यता हो, या देश का नागरिक हो। यानी ये तीनों हैं, ये इसमें गलत है कि पढ़ा लिखा हो। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निम्न योग्यताएं आवश्यक हैं। वह भारत का नागरिक हो, आयु 35 वर्ष या उससे अधिक हो, लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। लेकिन किसी विशेष शैक्षिक योग्यता का संविधान में कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए पढ़ा लिखा होना राष्ट्रपति बनने की संवैधानिक अनिवार्यता नहीं है। याद रखने की ट्रिक हो जाएगी दोस्तों इस प्रश्न की, 35 प्लस नागरिक प्लस एमपी योग्यता इज इक्वल टू राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान के लिए पात्र नहीं होता है यदि वह स्वयं प्रत्याशी होता है, उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में बहुमत सिद्ध करना हो, वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो, या फिर वह काम चलाऊ रूप में नियुक्त मुख्यमंत्री हो। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन सी, वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। राष्ट्रपति के चुनाव में केवल संसद के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य मतदान करते हैं। यदि कोई मुख्यमंत्री विधान परिषद का सदस्य है तो वह एमएलए नहीं माना जाता, इसलिए वह राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं दे सकता है। याद रखने की ट्रिक हो जाएगी इस प्रश्न की, राष्ट्रपति चुनाव में केवल एमएलए एमएलसी नहीं। भारत के राष्ट्रपति के पद से संबंधित निम्न में से कौन से कथन सही हैं? राष्ट्रपति को विशेष मामलों में किसी अपराधी को क्षमादान की शक्ति, राष्ट्रपति अध्यादेश प्रख्यापित तब भी कर सकता है जब संसद सत्र में हो, आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति राज्यसभा को भंग कर सकता है, राष्ट्रीय को आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 सदस्य लोकसभा में नाम निर्देशित करने की शक्ति है। इनमें से कौन सा उत्तर सही है? 1 और 2, 2 और 4, 3 और 4, या फिर 1, 3 और 4? तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन बी, 2 और 4 सही हैं। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, या फिर भारत राज्यों का संघ है। राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन सी, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। गणतंत्र का अर्थ होता है कि देश का राष्ट्राध्यक्ष जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, न कि वह वंशानुगत होता है। यानी भारत में किसी राजा का बेटा अपने आप राजा या राष्ट्राध्यक्ष नहीं बन जाता, राष्ट्रपति का चुनाव संविधान के अनुसार किया जाता है। और याद करने की ट्रिक हो जाएगी दोस्तों इस प्रश्न की कि गणतंत्र इज इक्वल टू राजा का राज नहीं। भारत में राष्ट्रपति चुना जाता है जनता द्वारा, संसद सदस्यों द्वारा, राज्यसभा सदस्यों द्वारा, या फिर निर्वाचित सांसदों व विधानसभा सदस्यों द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन डी, निर्वाचित सांसदों व विधानसभा सदस्यों द्वारा। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता नहीं करती, राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है, और इस निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं ये लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। याद करने की ट्रिक हो जाएगी इस प्रश्न की, प्रेसिडेंट इलेक्शन इज इक्वल टू इलेक्टेड एमपीज प्लस इलेक्टेड एमएलएज। भारत
के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। लोकसभा के सांसदों को वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोटों के मूल्य से अधिक होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन ए, केवल एक। प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। यानी भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसका ए ये सही हो जाएगा कि प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? उपराष्ट्रपति की, सर्वोच्च न्यायालय, चुनाव आयोग या फिर लोकसभा अध्यक्ष की? राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 71 के अनुसार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी विवादों का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करता है और सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम होता है और उसे किसी अन्य न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ट्रिक हो जाएगी इसकी, राष्ट्रपति चुनाव में विवाद इक्वल टू सुप्रीम कोर्ट तैयार। भारत के राष्ट्रपति का प्रति माह वेतन कितना है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 5 लाख रुपए पर मंथ। वर्ष 2018 में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपालों के वेतनों में संशोधन किया गया था। इसके बाद भारत के राष्ट्रपति का वेतन 1.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख प्रति माह कर दिया गया। और याद करने की ट्रिक हो जाएगी इस प्रश्न की, देश का प्रथम नागरिक इक्वल टू 5 लाख मासिक। नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है? 5,000, 10,000, 15,000 या फिर 20,000? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 15,000। राष्ट्रपति चुनाव में नामांकन पत्र दाखिल करते समय उम्मीदवार को 15,000 की जमानत राशि जमा करनी होती है और साथ ही नामांकन पत्र पर कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। ट्रिक हो जाएगी इस प्रश्न की, राष्ट्रपति चुनाव इक्वल टू 50 प्रस्तावक प्लस 50 अनुमोदक प्लस 15,000 जमानत। राष्ट्रपति को पेंशन के रूप में आजीवन कितना रुपया प्रतिवर्ष मिलता है? 90 लाख, 60 लाख, 50 लाख या फिर 30 लाख? राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन डी, 30 लाख। वर्ष 2018 में किए गए संशोधन के बाद भारत के पूर्व राष्ट्रपति को 2.5 लाख पर माह पेंशन दी जाती है। यदि 2.5 लाख को 12 महीनों से गुणा करें तो यह 30 लाख प्रतिवर्ष होता है। ट्रिक हो जाएगी इस प्रश्न की, पूर्व राष्ट्रपति इक्वल टू 2.5 लाख महीना इक्वल टू 30 लाख सालाना। भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? संसद का, लोकसभा का, राज्यसभा या फिर मंत्रिपरिषद का? राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन ए, संसद का। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद इक्वल टू राष्ट्रपति प्लस राज्यसभा प्लस लोकसभा। इसका मतलब ये है कि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, भले ही वह संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होता। किसी विधेयक के कानून बनने के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है, इसलिए राष्ट्रपति संसद का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। और ट्रिक हो जाएगी इसकी, 79 इक्वल टू राष्ट्रपति प्लस राज्यसभा प्लस लोकसभा इक्वल टू संसद। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है, कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? जब वह संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाता है, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है, जब प्रधानमंत्री उप पर हस्ताक्षर कर देता है या फिर जब सर्वोच्च न्यायालय इसे केंद्रीय संसद के अधिकार क्षेत्र में होना घोषित करता है।
राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन बी। जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। कोई भी विधेयक पहले संसद के दोनों सदनों से पारित होता है, लेकिन केवल सदन से पारित होने पर वह कानून नहीं बनता। जब वह विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति दे देते हैं, तभी वह विधेयक बिल से अधिनियम बन जाता है। जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, भारत का मुख्य न्यायाधीश या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन सी, भारत का मुख्य न्यायाधीश। यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली हो जाएं, तो ऐसी स्थिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करते हैं। यदि मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध ना हो तो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश यह कार्य करते हैं। ट्रिक हो जाएगी इस प्रश्न की, प्रेसिडेंट नहीं, वाइस प्रेसिडेंट नहीं इजिकल टू CJI सही। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन एक कुछ समय के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे? राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन सी, ज्ञानी जैल सिंह। वर्ष 1983 में नई दिल्ली में गुट निरपेक्ष आंदोलन का शिकार सम्मेलन आयोजित हुआ था। उस समय भारत को NAM की अध्यक्षता प्राप्त हुई। उस अवधि में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह भारत के राष्ट्राध्यक्ष थे, इसलिए सामान्य ज्ञान की पुस्तकों में उनसे संबंधित यह प्रश्न पूछा जाता है। और याद रखने की ट्रिक हो जाएगी, NAM 1983 इक्वल टू राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन बी, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे दोस्तों, वो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे और वे भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति बने थे। उन्होंने 13 मई 1967 को राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी और वे भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति भी थे जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी। और याद करने की ट्रिक हो जाएगी दोस्तों इस प्रश्न की, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति इक्वल टू जाकिर हुसैन। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है। यह निर्वाचन मंडल निम्नलिखित में से किसके निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बना होता है? संसद के दोनों सदनों, राज्यों की विधानसभा, राज्यों की विधान परिषद से या फिर दिल्ली तथा पुडुचेरी की विधानसभा से। दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए, यानी इनमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, 1, 2 और 4, यानी पहला, दूसरा और चौथा। यानी संसद के दोनों सदनों, राज्यों की विधानसभा और दिल्ली तथा पुडुचेरी की विधानसभा। लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? संघ लोक सेवा आयोग, राष्ट्रपति एवं राज्यपाल, संघीय संसद या फिर उच्चतम न्यायालय। राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन सी, संघीय संसद। भारतीय संविधान के अनुसार कौन सा पद लाभ का पद माना जाएगा और कौन सा नहीं, यह निर्धारित करने का अधिकार संसद को प्राप्त है। संसद कानून बनाकर तय करती है कि किन पदों को लाभ का पद नहीं माना जाएगा, ताकि उस पद को धारण करने वाला व्यक्ति संसद सदस्य बनने के लिए अयोग्य न ठहरे। ट्रिक हो जाएगी इस प्रश्न की, लाभ के पद का फैसला इक्वल टू संसद का फैसला। निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? राज्यपाल को, प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री या फिर राष्ट्रपति को। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन डी, राष्ट्रपति को।
भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के अनुसार किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने, उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन करने या उसकी सीमा में संशोधन करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। यह प्रावधान मुख्यतः जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और उसके संरक्षण से संबंधित है। और ट्रिक हो जाएगी दोस्तों इसको याद करने की, शेड्यूल्ड एरिया का ऐलान इजिकल टू राष्ट्रपति का कमाल। भारतीय संविधान के 76वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है वे कौन हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, दिल्ली और पुडुचेरी। मूल संविधान में केवल राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते थे, लेकिन 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भी राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल कर लिया गया। ट्रिक हो जाएगी दोस्तों इसको याद करने की, 70वां संशोधन इजिकल टू 2 केंद्र शासित प्रदेश शामिल इजिकल टू दिल्ली प्लस पुडुचेरी। भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहता रहा? राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन ए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन एक महान दार्शनिक, शिक्षाविद और भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। वे भारतीय धर्मनिरपेक्षता की व्याख्या सर्वधर्म समभाव के रूप में करते थे। उनका मानना था कि भारत का धर्मनिरपेक्ष राज्य किसी धर्म का विरोध नहीं करता, बल्कि सभी धर्मों को समान सम्मान देता है। ट्रिक हो जाएगी इस प्रश्न को याद करने की, राधाकृष्णन इजिकल टू धर्मों का सम्मान समान। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री या फिर महान्यायवादी? राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। भारत में राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रमुख होता है। संविधान के अनुसार संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। हालांकि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होती है, जो राष्ट्रपति को सलाह देकर शासन चलाते हैं। और ट्रिक हो जाएगी इस प्रश्न की, संवैधानिक प्रमुख इजिकल टू राष्ट्रपति, वास्तविक प्रमुख इजिकल टू प्रधानमंत्री। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। निर्वाचक मंडल द्वारा, भारत की जनता द्वारा, संविधान सभा द्वारा या फिर संसद द्वारा? राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन सी, संविधान सभा द्वारा। 26 जनवरी 1950 को जब भारत गणराज्य बना, तब पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव संविधान सभा ने किया था। ध्यान रखिए उस समय राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वर्तमान वाला निर्वाचक मंडल अस्तित्व में नहीं था, इसलिए संविधान सभा ने ही उन्हें भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना था। ट्रिक हो जाएगी इस प्रश्न की, पहले राष्ट्रपति, पहली संस्था इक्वल टू संविधान सभा। यदि भारतीय उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र करने का निर्णय लेते हैं तो वे अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करके लिखेंगे? प्रधानमंत्री को, मुख्य न्यायाधीश को, लोकसभा अध्यक्ष को या फिर राष्ट्रपति को? राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन डी, राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67A के अनुसार यदि उपराष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा देना चाहते हैं तो वे अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करके देते हैं। जैसे राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देते हैं, उसी प्रकार उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 26 जनवरी 1950 को भारत गणराज्य बना।
और उसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली और वे भारत के पहले राष्ट्रपति होने के साथ साथ अब तक के एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो 2 पूर्ण कार्यकाल तक इस पद पर रहे। भारत का राष्ट्रपति आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होता है। इसका निहितार्थ है कि राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन ए, निर्वाचित संसद सदस्यों और राज्य के विधानसभा सदस्यों के मतों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। निम्न में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य करता है लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेता? राज्य विधान परिषदें, राज्य विधानसभाएं, राज्यसभा या फिर लोकसभा? राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन बी, राज्य विधानसभाएं। राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य मतदान करते हैं, इसलिए वे राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का हिस्सा होते हैं। लेकिन जब राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है तो उसमें केवल लोकसभा और राज्यसभा भाग लेते हैं और राज्यसभा विधानसभाओं की इसमें कोई भूमिका नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, राष्ट्रपति या फिर रेलवे मंत्री? राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। तो दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है लेकिन वह लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। वहीं प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और रेल मंत्री संसद के किसी न किसी सदन के सदस्य होते हैं या उन्हें निर्धारित समय के भीतर सदस्य बनना पड़ता है। युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम है? राष्ट्रपति, संसद, मंत्रिपरिषद या फिर प्रधानमंत्री? राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति भारत के सशस्त्र बलों के सर्वोच्च सेनापति होते हैं, इसलिए युद्ध की घोषणा करना या शांति की स्थापित करना कानूनी रूप से राष्ट्रपति के नाम पर किया जाता है। हालांकि राष्ट्रपति यह शक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर प्रयोग करते हैं। ट्रैक हो जाएगी इस प्रश्न की युद्ध और शांति जीकर राष्ट्रपति के नाम से। भारत में केंद्रीय मंत्रियों को गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलवाई जाती है? भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, मुख्य न्यायाधीश द्वारा या फिर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(4) के अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। जब नई सरकार बनती है तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को शपथ दिलाते हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों को भी पद पर गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या शब्दशः भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन सी, संसद के सदनों को संदेश भेजना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे? 6 वर्ष, 8 वर्ष, 12 या फिर 5? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 12 वर्ष। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। उन्होंने 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक राष्ट्रपति पद संभाला और इस प्रकार वे लगभग 12 वर्ष तक राष्ट्रपति रहे और आज तक सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहने वाले व्यक्ति हैं। वे भारत के एकमात्र राष्ट्रपति हैं जिन्हें 2 बार लगातार राष्ट्रपति चुना गया था। और ट्रैक याद करना चाहते हैं तो इसकी ट्रैक हो जाएगी दोस्तों, राजेंद्र प्रसाद जी करसू
12 साल राष्ट्रपति। इनमें से किसने भारतीय गणतंत्र के 12वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, एपीजे अब्दुल कलाम, आर के नारायण या फिर आर वेंकट रमन। राइट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन ए, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत के 12वें राष्ट्रपति के रूप में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक कार्य किया और वे भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति भी थीं। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता? राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा या फिर विधान परिषद। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन डी, विधान परिषद। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा से निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, लेकिन विधान परिषद यानी एमएलसी के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करते। भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, इसलिए राष्ट्रपति भारत की संवैधानिक कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं। हालांकि वास्तविक रूप से शासन का संचालन प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद करते हैं। निम्नलिखित में से किसे महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है? भारत के प्रधानमंत्री को, भारत के राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को या फिर राष्ट्रपति को। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन बी, भारत के राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जा सकता है और राष्ट्रपति पर महाभियोग तब लगाया जा सकता है जब उन पर संविधान के उल्लंघन का आरोप हो। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के समय अध्यादेश लागू करने का अधिकार देता है? राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन ए, अनुच्छेद 123। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि जब संसद के दोनों सदन सत्र में न हो और तत्काल कानून बनाने की आवश्यकता हो, तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अध्यादेश की शक्ति संसद द्वारा बनाए गए कानून के समान होती है, लेकिन इसे बाद में संसद की मंजूरी लेनी होती है। जब राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन डी, ज्ञानी जैल सिंह। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी ने उसी दिन प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी और उस समय भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे। और ट्रिक हो जाएगी इस प्रश्न की, राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन केंद्रीय श्रम मंत्री भी रहे हैं? जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, रामनाथ कोविंद या फिर एन संजीव रेड्डी। राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन बी, वीबी गिरी। तो दोस्तों, वीवी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति बनने से पहले वे केंद्रीय श्रम मंत्री के पद पर भी कार्य कर चुके थे और वे एक प्रसिद्ध नेता भी थे और मजदूरों के अधिकारों के लिए काम करते थे। और ट्रिक हो जाएगी दोस्तों इस प्रश्न की, गिरी जी श्रम मंत्री प्लस मजदूर नेता। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का कि राष्ट्रपति के पद की अवधि से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन सी, राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त होने के पूर्व
लोकसभा अध्यक्ष को लिखित त्यागपत्र दे सकता है। तो ये कथन जो है वो सही नहीं है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने राष्ट्रपति से संबंधित पार्ट 3 में टॉप सबसे 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।